बांग्लादेश के चटगांव से बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। चटगांव में हिंसा के खिलाफ अब हिंदुओं ने हुंकार भरी है। चेरगी इलाके को जाम कर सीधा संदेश दिया है। अंतरिम सरकार से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने की अपील की गई है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को आरक्षण आंदोलन की बात पर उखाड़ के फेंका गया, उसके बाद अचानक कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों ने आरक्षण आंदोलन के बहाने हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए। एक एक करके हिंदुओं के मंदिरों को ढाया जाने लगा, घरों में आग लगाई जाने लगी, लोगों की हत्याएं शुरू कर दी गईं। 1 करोड़ के करीब की जनसंख्या है हिंदुओं की पूरे बांग्लादेश में, लेकिन आरक्षण पर आंदोलन पूरे बांग्लादेश का था। हालांकि सत्ता बदलते ही ये आंदोलन कहीं पीछे फेंक दिया गया और कट्टरवाद ऐसा हावी हुआ जहां पर मंदिरों को तोड़ा जाना, लोगों की हत्याएं करना, लड़कियों को अगवा करना या लड़कियों के साथ दुराचार करना, ये सारी चीजें बांग्लादेश में आम हो गईं। और अब हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है। उसने सड़कों पर उतरकर मांग की है अंतरिम सरकार से कि उनके खिलाफ हिंसा को रोका जाए। अब तक हिंदुओं ने वहां पर जवाबी कोई कार्रवाई नहीं की है। वो सिर्फ सड़कों पर उतरकर ये मांग कर रहा है कि जो जिम्मेदार हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में शासन है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। चटगांव में हिंदुओं ने हुंकार भरी है, ये संदेश दिया है कि इस आरक्षण आंदोलन की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ नफरत, हिंदुओं को मारना, हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार, घरों को लूटना, घरों में आग लगाना, मंदिरों को तोड़ना, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है जहां पर इस्लाम के मानने वाले कट्टरपंथी इस्लाम के अलावा और किसी धर्म को बांग्लादेश में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर, ढाका में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे इस हत्याकांड, इस आगजनी और इस दंगे के खिलाफ वो मांग कर रहे हैं वहां के उन नेताओं से जिनमें से एक को तो नोबेल पुरस्कार मिला है देश को बदलने के लिए, लेकिन वो भी अब तक जो कि जिम्मेदारी ले रहे हैं वो भी अब तक खामोश नजर आ रहे हैं। केवल और केवल उनका बयान ये आ रहा है कि भारत ने हमारी सही समय पर मदद नहीं की, लेकिन क्या इसकी आड़ में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को उचित ठहराया जा सकता है? अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इसी के साथ। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध शुरू हो गया है। मोदी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की भी मांग की जा रही है। पीड़ित हिंदुओं को भारत में शरण देने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली, ऋषिकेश में ये संगठनों ने रैली निकाली है। जिस तरीके की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, रोती बिलखती लड़कियां दिख रही हैं। वो समाज जो कि लड़कियों को लेकर, स्त्रियों को लेकर अब कैसी सोच रखता है बांग्लादेश का, वो भी सामने आ रहा है। जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं वहाँ से, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, बांग्लादेशी हिंदू जिस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया की मौजूदगी से कम आज के दिनों में ये हिंदू अब जब जान जाने की नौबत आ रही है तब वो अपना सच बयान कर रहे हैं। और हालात क्या है वो खुद रिकॉर्ड करके विश्व में भेज रहे हैं और उससे पता चल रहा है कि बांग्लादेश किस हद तक कट्टरपंथ में जकड़ चुका है, जहां पर इस्लामी कट्टरपंथी इस्लाम के अलावा और किसी धर्म को जीने देने पर कोई मौका नहीं देना चाहते। और हिंदुओं के खिलाफ हो रहा ये आगजनी और ये तनाव बता रही है कि उसके समर्थन में, उसके विरोध में हर जगह अलग अलग तरीके के नारे हैं। भारत में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस दंगे और इस आगजनी के खिलाफ। तो अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए और ये 3 तस्वीरें क्या कह रही हैं। चिटगांव में हिंदुओं का सैलाब अब सड़कों पर है। करीमबाग में हिंदू हुंकार भर रहे हैं, ढाका में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े गौर से समझिए इन तस्वीरों को। इन जगहों पर जो तस्वीरें अब से 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले थी, वो शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाली तस्वीरें थी। वो 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले लोगों और उनके परिवारों को दिए गए रिजर्वेशन के खिलाफ वो प्रदर्शन था।
आखिरकार उस प्रदर्शन की आड़ में बांग्लादेश की सत्ता को उखाड़ फेंका गया, लेकिन जैसे ही ये सत्ता उखाड़ फेंकी गई, असली रूप सामने आ गया और सीधे मंदिरों पर हमले शुरू हुए। उसके बाद लोगों की हत्याएं, रेप, बलात्कार, आगजनी सब शुरू हो गई हैं। दो हमारे खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच इस वक्त जुड़ गए हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के, और कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन मेरे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। सबसे पहले कर्नल दिनेश नैन, आपको मैं इस वक्त लाना चाहूँगा। विदेश मामलों के तौर पर क्या ये कहा जा सकता है कि भारत ने इस सिचुएशन का असेसमेंट सही तरीके से नहीं किया? हालांकि भारत ने जिस तरीके से असेसमेंट किया, और जब भारत ने ये कहा था कि ये बांग्लादेश की अपनी अंदरूनी मामला है, जहां आरक्षण का आंदोलन बांग्लादेश में और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, लेकिन वही मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री बनते ही ये कहते हैं कि हमें भारत के जवाब रिस्पॉन्स से दुख होता है, लेकिन इस बात पर वो पूरी तरीके से आंखें मूंद लेते हैं कि पूरे देश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कट्टरपंथ हावी है, जो न केवल हिंदुओं के खिलाफ हत्याकांड को अंजाम दे रहा है, वो वहाँ के चीफ जस्टिस को भी धमकी देता है कि इतने घंटे में पद छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा, और चीफ जस्टिस पद छोड़ भी देते हैं। कर्नल दिनेश नैन, देखिए मनोज, 1975 के अंदर एक ये आंदोलन, आरक्षण की बात शुरू हुई थी, जो मुक्ति वाहिनी योद्धा थे उनके परिवार के बच्चों के लिए, और फिर 2018 के आसपास जब इसके विरोध शुरू हुआ तो इसको वापस भी ले लिया गया। फिर ये हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने वापस को बहाल करने की कोशिश की, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया था कि भाई सिर्फ 5% लोगों को हम आरक्षण देंगे जो आंदोलनकारी थे या जिन्होंने आजादी दिलाई बांग्लादेश को, उनके बच्चों को। 1% हम महिलाओं को देंगे और 1% हम देंगे विकलांगों को। 93% ओपन सीट्स होंगी, जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स अपना जो है वो तैयारी करें और एग्जाम दें। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद ये आरक्षण का आंदोलन बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन आरक्षण का आंदोलन जिहाद में कन्वर्ट हो, और डिमांड क्या आने लग पड़ी कि शेख हसीना को तुरंत नीचे उतारा जाए। 100 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा लगाया जाए, और इनको इसके लिए जो इल्जाम लगाए, इसको शेख हसीना को इसके लिए मुलजिम करार दिया जाए। और इसका फायदा किसने उठाया? ISI, जो बहुत अरसे से धीमी चुपके अपने उच्चायुक्त को इस्तेमाल करते हुए पैसों से हर तरीके से, जमात इस्लामी हो, तहरीक जमात हो, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हो, या फिर इनके द्वारा एक षड्यंत्र के तौर पे मैं कहूंगा स्टूडेंट्स की एक विंग बनाना, इस्लामी छात्र शिविर, और उसकी घुसपैठ करा देना हर यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि जो समय अभी आया, ऐसे समय के टाइम उनको आगे ला करके और एक आंदोलन के अंदर बड़ी भूमिका दे दी जाए। इस प्रकार से ये आंदोलन बढ़ा। उस स्टेज पे पर हम अगर ध्यान दें मनोज, तो सेना इस चक्कर में थी कि शायद इन दोनों की आपस की लड़ाई के अंदर हम लोग जो है मेवा खाएंगे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि किसी इस्लामिक देश के अंदर हमने सेना को तो देखा है मार्शल लॉ लागू करते हुए, लेकिन छात्रों को मार्शल लॉ लागू करते हुए बांग्लादेश का पहला एग्जाम्पल है, जहां छात्र कह रहे हैं कि हम सेना को नहीं आने देंगे, सेना से समर्थित अंतरिम सरकार को नहीं आने देंगे, किसी जो फैसलिस्ट को नहीं आने देंगे। और 2 दिन पहले एक और फरमान निकाल दिया कि सब के सब जितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिजाइन करो, चीफ जस्टिस हुसैन को रिजाइन करो, और उन्होंने किया भी। और फिर तो प्रोफेसर यूनुस को एक नामांकित करके लंदन से उठा के लाके आज बांग्लादेश की जो सत्ता में बिठाया गया, 4 महिलाओं समेत जो बाकी अन्य इंटरिम गवर्नमेंट में लोग आए। हैरानी करने वाली बात यह है कि वो 26 और 24 साल के स्टूडेंट नाहिद इस्लाम और उसका साथी वो कैबिनेट के अंदर लिए जाते हैं। और यूनुस साहब से अगर पूछा जाए कि आप इलेक्शन कब कराएंगे, तो वो कहते हैं अच्छे और सच्चे इलेक्शन टाइम आने पे कराएंगे। यानी एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। लेकिन देखिए जो लोग खालिद जिया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ISI, तो इस चक्कर में थे कैसे ही हम शेख हसीना को हटाएं,
क्योंकि शेख हसीना का और भारत का आपस में बहुत अच्छा कर्नल संबंध रहा है। दिनेश जैन, विस्तार से बात करेंगे। समय कम होता है अक्सर टीवी में, क्योंकि हम समय में चर्चा करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सीधे मुद्दे पर आएंगे। आप मुद्दे पर चीज़ों को ले आए हैं इस जवाब के बाद, और आगे हम इसी पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं को टारगेट पर ले आया गया है। सरकार से हिंदुओं की अब मांग ये है कि सुरक्षा को तो सुनिश्चित करें, हमलावरों को तो सख्त सजा दें, पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा तो दें, हिंदू कल्याण ट्रस्ट का गठन किया जाए। बड़ी खबर, माइनॉरिटी कमीशन को बनाया जाए, अब यहां पर हिंदू मंदिरों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, विस्थापित हिंदुओं को बसाया जाए, सरकार में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की अब तैयारी की जाए, क्योंकि बांग्लादेश इस्लामिक कानून से चलता है, इस्लामिक रिपब्लिक है। भारत के दाईं तरफ, भारत के वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो वहां पर भी इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान आ जाता है। यहां दोनों जगह केवल बातें होती दिख रही हैं, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए हकीकत में कुछ होता दिखाई नहीं पड़ता, और यही एक असल वजह है। मैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच का रुख कर लेता हूं। इंडिया फाउंडेशन से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मेजर जनरल कटोच। भारत के दो हिस्से, एक दायां और एक बायां, दोनों तरफ जो स्थिति अब हो गई है, अब तक तो शायद नहीं थी, बांग्लादेश में वो स्थिति नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में माना जाए कि वहां पर इस्लाम और उसके साथ इस्लामिक कट्टरपंथ इस तरीके से हावी है कि अगर 1947 की जनसंख्या को उन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से आधार बनाया जाए तो आज आकर वहां की माइनॉरिटी की क्या हालत हो गई है वो किसी से छिपा नहीं है। और भारत के बाईं तरफ यानी बांग्लादेश में आरक्षण पर आंदोलन शुरू होता है, लेकिन उसकी परिणति होती है हिंदुओं के हत्याकांड, मंदिरों को जलाना, मंदिरों को तोड़ना, इन सब से लेकर भारत में कई जगह विरोध प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं, क्या आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ये अभी समाप्त हो जाएगा या वर्तमान सरकार इसे रोक लेगी? क्या ये तस्वीर बनती दिख रही है? और इस सब के पीछे क्या वही तस्वीर है जो हम देख पा रहे हैं? जो हम नहीं देख पा रहे हैं उसे हमें दिखाइए, मेजर जनरल ध्रुव कटोच। राजेश जी धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना सोचने का विचार है, ये जो कट्टरपंथी लोग जो बांग्लादेश में हैं, ये 1971 से ही चले आ रहे हैं, और जब मिलिट्री रूल आई थी तो इनको काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला, क्योंकि जितने भी मिलिट्री रूलर्स थे और बीएनपी का सपोर्ट लिया। अब जाके जब शेख हसीना की सरकार आई, उनके होते हुए भी इस प्रकार की हिंसाई कार्रवाई होती थी, लेकिन वो कंट्रोल की जाती थी, क्योंकि शेख हसीना नहीं चाहती थी कि इस प्रकार की हरकत हो। उसको 100% वो रोक नहीं सकी, लेकिन उनकी तरफ से रोकने की पूरी तरह से कोशिश हुई है। अभी ये जो सत्ता पलट हुआ है, ये मूवमेंट तो बेशक आप कहो छात्रों का था, लेकिन छात्रों के पीछे कई और हाथ थे। वहां पर अमेरिका का भी हाथ था। आईएसआई और अमेरिका ने आईएसआई को अपना कठपुतली बना के आगे भी किया है। चीन ने इसके ऊपर समर्थन दिया है, क्योंकि इन तीनों के इंटरेस्ट जो है, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, ये यहाँ पर कन्वर्ज हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है, भाना बेशक स्टूडेंट का था, भाना बेशक आ रहे 5% जी, 5% कर दिया था, 5+2%, और उस स्टूडेंट्स मान गए थे। उसके बाद 7-8 दिन मामला ठंडा रहा और फिर से उठ पड़ा। इससे तो साफ जाहिर है ये विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं, और ये विदेशी ताकतें हैं, ये जमात इस्लाम और बीएनपी को आगे लगाना चाहते हैं। इसका मतलब है एक तरफ से वो इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश में शुरू करना चाहते हैं। तो आगे वाले दिनों में क्या होगा? सबसे पहला संदेश तो हमको सीधा मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जजेस को निकाल दिया गया है, और एक नए वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक चीफ जस्टिस को स्वेरिंग इन कर दी है और नए लोग वहां पर ले आए हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि कट्टरपंथियों ने सबसे पहले जुडिशियल, जो भी इनका जुडिशियल सिस्टम है, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। क्राउड्स के ऊपर उनका पहला ही कंट्रोल है, और ये जो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं,
ये समाप्त नहीं होने वाला है। जो पुराना बांग्लादेश है वो खत्म हो गया है। ये पाकिस्तान 2.0 अभी शुरू हो गया है। ये बांग्लादेश की स्थिति जो है पाकिस्तान से भी ज्यादा बिगड़ जाएगी, अफगानिस्तान से भी ज्यादा बिगड़ जाएगी, और ये किस हद तक जाएंगे ये अभी आगे वाले दिनों में पता लग जाएगा। जहां तक भारत की बात है, हमारे पास तीन बड़े चिंता के विषय हैं। एक, जो माइनॉरिटीज है वहां पर, हिंदू भी नहीं है, हिंदूज है, क्रिश्चियंस है, बाकी भी है, उन सब माइनॉरिटीज की किस प्रकार से रक्षा की जाए। और मैं समझता हूँ यहाँ पर तो एक बड़ी स्ट्रेट वार्निंग दी जानी चाहिए सरकार को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोहम्मद, ये जो इनके जो प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये भी एक कठपुतली है, ये अमेरिका की कठपुतली है, ये उनके इशारों पर ही चलेंगे। सब लोग कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स ये मूवमेंट चला रहे हैं। नहीं भाई साहब, स्टूडेंट्स ये मूवमेंट नहीं चला किसी रहे हैं। हालत में नहीं, किसी हालत में नहीं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, आपकी बात को मैं इसलिए भी मानता हूं कि हम छोटा सा एक आयोजन करते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा आयोजन करते हैं, और उस छोटे से आयोजन में अगर 10 या 20 लोगों को भी बुलाते हैं तो हम उसकी एक कॉस्टिंग करते हैं कि कितना खर्चा आ रहा है। यहाँ लाखों स्टूडेंट घर छोड़कर, उनके साथ रेडिकलाइज्ड फोर्स और सारे इस तरह के कट्टरपंथी शामिल होते हैं। उनका एक दिन का खाना, उनका चलना, उनका रहना, बाकी सारी चीज़ें, इतना पैसा उस बांग्लादेश में कहाँ आ गया जहाँ लोग नौकरी के लिए परेशान अपने को बता रहे थे, आरक्षण से जो लोग चिढ़ रहे थे। बड़ी बात है सोचने की, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लें। बांग्लादेश में हिंदू हिंसा को लेकर बोले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बांग्लादेश में हिंसा के शिकार हैं 80% हिंदू और ये दलित हैं। विपक्ष की चुप्पी की वजह मुस्लिम वोटों की सियासत है। हिंदुओं से हिंसा पर भारत का विपक्ष पूरी तरीके से खामोश है। ऐसी बात नहीं है कि ये योगी आदित्यनाथ का आरोप हो, लेकिन अक्सर गाजा पर मुखर होकर बोलने वाला भारत का विपक्ष अब तक बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत पर उस तरीके से मुखर होकर नहीं बोला है। ये भी प्रमाण के रूप में है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी पार्टी एकजुट हों, वोट बैंक के डर से विपक्ष चुप है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति कर दी गई है उस पर एक होकर बात रखनी होगी। सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका की बात करें, वहां पर न्यूयॉर्क में भी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में, जी हां, वही टाइम स्क्वायर जो दुनिया में जाना जाता है, वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। टोरंटो के नाथन स्क्वायर में विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा प्रदर्शन किया है। अब तक जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शनों के साथ उसे खांचे में रखा जा सकता है। अधिकतर ऐसे प्रदर्शन केवल और केवल हिंदू संगठनों की तरफ से किए जा रहे हैं। उन दलों की तरफ से, उन विचारधाराओं की तरफ से बांग्लादेश के हिंदुओं के कत्लेआम, मंदिरों को तोड़ने और इस घटनाओं पर उनकी तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं होता है या हो रहा है। जो सर्व समाज की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बहुत बातें करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला कनाडा में भी गूंजा। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है। कनाडा, जहाँ पर खालिस्तान के नाम पर अक्सर कनाडा की सरकार उनका समर्थन करती है जो भारत में आगजनी या आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहाँ पर
वीएचपी ने प्रदर्शन किया कि इन हिंदुओं को बचाया जाए। और अब तीसरी बड़ी खबर भी यहां पर ले लेते हैं, लेकिन देखिए टोरंटो की तस्वीरें, लंदन की तस्वीरें, न्यूयॉर्क की तस्वीरें और वॉशिंगटन डीसी की भी तस्वीरें हैं। यानी जो कुछ भी बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि हम सामने रख रहे हैं, इसे महसूस पूरा विश्व कर रहा है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भारत के राजनीतिक दलों की थी, वहां पर अभी सुगबुगाहट है। सरकार की तरफ से कड़ा बयान जा चुका है, लेकिन बाकी दल खामोश दिख रहे हैं। क्यों खामोश दिख रहे हैं अलग बात। कर्नल दिनेश नैन की मैं बात कर लेता हूं। कर्नल दिनेश नैन, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मसला आया। ये 1971 के वो स्वतंत्रता मुक्ति वाहिनी से जुड़े हुए लोग थे जिन्हें 1/3 आरक्षण देने की बात थी, और इसको खत्म करने की बात को लेकर इतना आंदोलन हुआ है। यह आंदोलन आरक्षण को लेकर हुआ है कि आरक्षण ये रहेगा तो बांग्लादेश का विकास नहीं होगा। इसी बांग्लादेश की सरकार ने पिछले 10 साल में बांग्लादेश के नागरिकों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसे 3 गुना कर दिया है। लोगों को नौकरियां मिली हैं, लोगों के पास पैसा जा रहा है। क्यों जानबूझकर ये सारा चीज़ें बैक ट्रैक की गई हैं? हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कर्नल दिनेश नैन, डीप स्टेट की परिभाषा को। ये डीप स्टेट किस तरीके से अपने मतलब के फैसले निकलवा रहा है और एक के बाद एक उन राष्ट्रों को धराशायी कर रहा है जहां पर कुछ भी नया होता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अफगानिस्तान तबाह हो चुका है, पाकिस्तान कभी आबाद ही नहीं हुआ, बांग्लादेश जिससे बनने की कोशिश की वो तबाह हो गया, बांग्लादेश से आगे भारत के पूर्वोत्तर में म्यांमार को तबाह कर दिया गया, वहाँ की सरकार चल ही नहीं पाई। ये जो कुछ भी हो रहा है, और इसमें श्रीलंका की तबाही भी मत भूल जाइएगा। डीप स्टेट को समझाएं, कौन कर रहा है ये सब? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है मनोज के। पहली बात पाकिस्तान से लेते हैं। जब से हमने ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बनाया तो पाकिस्तान को तो आप ये ले लीजिए कि वो जिंदगी भर हमारे इस घाव को नहीं भूलेगा। उसकी कोशिश हमेशा ये रही आईएसआई के माध्यम से कि जमाते इस्लामी हो या कट्टरपंथी लोग उनका इस्तेमाल करके एन प्रकार जो है बांग्लादेश के अंदर वापस से इस्लाम का एक वो राज वापस से लाया जाए। अब आते हैं चाइना के ऊपर। देखिए, चाइना ने भारत को चारों तरफ से घेरने का एक स्प्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से एक प्लान बनाया हुआ है। उसने पहले पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखा। उसने फिर तालिबान के साथ मिलकर के कुछ खदानों के अंदर जो है अपनी हिस्सेदारी करके अफगानिस्तान के अंदर अपना बेस बनाया। मालदीव्स के अंदर उसने जो है अपने बेस बना लिए, और आपने देखा था किस प्रकार से भारत और मालदीव्स के जो है वो संबंध खराब हुए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी उनको अकल आ गई और वापस से जो है हमारा आपस में उनके साथ में बातचीत शुरू हुई है। इसी प्रकार से श्रीलंका के अंदर हरमन टोटा जो पोर्ट है उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया गया। या तो ये तो गनीमत मानिए, कोलंबो पोर्ट जो है वो भी चाइना के पास जा रहा था, उसमें भारत ने इंटरवीन किया। हम लोगों ने कुछ लोन जो है वो श्रीलंका को दिया, और ये लोग जो है उस डेट ट्रैप से बाहर निकलने में थोड़ा हल्का सा कामयाब हुए, तो स्थिति सुधरी। इसी प्रकार से म्यांमार के साथ किया गया, नेपाल के साथ किया गया, और अब नंबर था बांग्लादेश का। बांग्लादेश के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चीन ने पैसे लगाए थे। इसके बाद चीन इसके अंदर 5 जो है काफी कोरोना के टाइम पे ले लीजिए कि बांग्लादेश के अंदर एक डेट काफी इकोनॉमिकल डाउन गया, एक डेट ट्रैप में थोड़े आए। शेख हसीना ने चाइना से $5 बिलियन की डिमांड की। मुश्किल से उनको $139 मिलियन जब वो रिसेंटली विजिट पे गई थी वहां दिया गया, लेकिन उनसे मांगा क्या गया? पिस्ता का 1 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है चाइना बोलता है हमें दो, जो शेख हसीना ने भारत को दिया था। उसके अलावा काफी हद तक चाइना चाहता था कि जो पोर्ट है उसके अंदर उसकी सबमरीन्स के लिए भी वो आगे एक्सटेंशन चाहता था। नहीं, हमने बयान सुना 2 बयान शेख हसीना के बहुत ज्यादा, और वहां की मीडिया के जरिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, बांग्लादेश की मीडिया कह रही है। ये बयान था जिसमें शेख हसीना ने कहा कि एक गोरा मेरे पास आया, उसने नेवल बेस के लिए मुझसे बात की, मैं उस पर तैयार नहीं हुई। हालांकि मुझसे ये कहा गया कि इसके हो जाने से आप मुसीबत में नहीं होंगी, और इसको मना कर दिया गया। हालांकि उन्होंने ये पहचान नहीं बताई, लेकिन गोरा शब्द का इस्तेमाल किया। ये भी यहां पर कहा गया। मैं ध्रुव कटोच जी को, समय कम है क्योंकि ध्रुव कटोच जी से भी मैं यही जवाब लेना चाहूंगा। ध्रुव कटोच जी, चीन जो कर रहा है वो दिख रहा है, अमेरिका जो कर रहा है वो दिख नहीं रहा है। डीप स्टेट की परिभाषा को कम से कम समय में दर्शकों को समझा दें। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का डीप स्टेट है वो अपने जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखता है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं।
और यहाँ पर जो वो अभी अपना इंटरेस्ट समझते हैं, उनको चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड जो बांग्लादेश का है, और वो चाहते हैं कि सेंट आतंकवादी ट्रेन करें जो म्यांमार में भेज सके, ताकि उनका कंट्रोल म्यांमार पे रहे और जो जनता इस समय पर पावर पे है वो उसके साथ लड़ाई करे। तो शेख हसीना ने तो इनको बिल्कुल सीधा ये इनकार कर दिया। जहां तक चीन की बात है, वो बांग्लादेश में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाहते हैं, और इसीलिए वो जो तीस्ता डैम है उसको बनाने के लिए वो चाहते थे कि वो बनाए, लेकिन शेख हसीना ने वो मना कर दिया। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से उन्होंने अमेरिका को इनकार किया और दूसरी तरफ से उन्होंने चीन को इनकार किया, और दोनों इस समय पर हालत ऐसी आ गई थी क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ हुई, और ये साजिश जो बेशक अमेरिका से बनी है, कम से कम मैं लेकिन सर ये चीन के कह भी सकता इंटरेस्ट इसमें शामिल आ हूँ जी, गए। मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूँ कर्नल नयन, आपको भी रोक रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप लोगों से समझने के बाद चीज को मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भारत के पूर्वोत्तर में अब भारत को ज्यादा नजर देने की जरूरत है, क्योंकि अब इस सिचुएशन का फायदा पहले से वोलेटाइल कुछ हिस्से को लेकर कहीं ज्यादा और गंभीरता का इशारा देता हुआ दिख रहा है। ये डीप स्टेट अपने एक्सपेरिमेंट कर चुका है, क्या इसका अगला निशाना भारत होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि हालात ठीक नहीं है। बहुत धन्यवाद कर्नल दिनेश नयन आपका जुड़ने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच आपका भी हमारे साथ